अकबर, बीरबल और मूर्ख दरबारी। सम्राट अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा था, क्या कोई बता सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अजीब और बेकार चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, पर बाकी दरबारी सिर खुजला रहे थे। तभी एक अति आत्मविश्वासी दरबारी, जो अपनी अज्ञानता के लिए प्रसिद्ध था, उछलकर खड़ा हो गया। उसका नाम हसन अली था और वो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की ताक में रहता था। हसन अली ने अपनी शानदार पगड़ी को ठीक किया और डींग मारते हुए बोला, जहांपना, ये कितना तुच्छ प्रश्न है। सबसे बेकार चीज है सुबह की वह पहली धूप। वो आती है, बिना किसी काम के हमारे सोने का समय खराब करती है और बस चली जाती है। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हसन अली की मूर्खता भरी दलील सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने धीरे से गर्दन हिलाई और मन ही मन कहा, स्वयं को मूर्ख घोषित करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? अकबर जानते थे कि अब बीरबल की बारी है। उन्होंने हसन अली को बैठने का इशारा किया और बीरबल की ओर देखा। अकबर ने स्नेह भरी दृष्टि से बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, अब तुम बताओ, इस संसार में सबसे बेकार चीज क्या है जिसका कोई मोल नहीं? क्या ये सचमुच सुबह की धूप है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपना, सूर्य की पहली किरणें तो बहुमूल्य है। वे तो आलस को तोड़कर जीवन का संचार करती है। यदि कोई चीज सचमुच बेकार है तो वो ऐसी सलाह है जो बिना सोचे समझे दी जाए। सभी दरबारी, विशेषकर हसन अली, बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। सबसे बेकार चीज है ज्ञान रहित व्यक्ति का घमंड। मूर्खतापूर्ण दंभ हमेशा व्यर्थ होता है, जो उपयोगी वस्तुओं को भी व्यर्थ बता दे। बेकार होता है उस प्रकाश को न देख पाने वाला अंधा घमंड। अकबर मुस्कराए। उन्हें बीरबल का जवाब अत्यंत सटीक लगा। ये मूर्ख दरबारी की टिप्पणी पर लगा एक सौम्य परंतु तीखा प्रहार था। हसन अली का चेहरा अपमान से तमतमा उठा। उन्हें लगा जैसे भरी सभा में उनका ज्ञान और विवेक दोनों कसौटी पर परख लिए गए हों। वो कुछ कहना चाहते थे, पर बीरबल के तर्कों की दृढ़ता के सामने उनके शब्द गले में ही अटक गए। बादशाह अकबर ने अपने होठों पर मुस्कान दबाते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे संदेहों को ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में कोई भी वस्तु अपने मूल रूप में बेकार नहीं होती। केवल उसे देखने वाले की दृष्टि और उसका उपयोग करने वाले की बुद्धि उसे मूल्यहीन बना देती है। दरबार में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। हसन अली क्रोध और निराशा से चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। बीरबल ने झुककर धन्यवाद किया। अकबर ने आगे कहा, यह वाद विवाद यहीं समाप्त होता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि हसन अली किस वस्तु को सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। यह तुम्हारे लिए एक नई चुनौती है। दरबारी हसन अली, जो अभी भी पिछले अपमान की जलन महसूस कर रहे थे, घबराहट में खड़े हुए। उन्होंने गहरे श्वास ली और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए बोले, जहांपनाह, मैं एक ऐसी वस्तु को चुनता हूं जिसकी उपयोगिता सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जीवन का आधार है, जिसके बिना हर स्वादिष्ट व्यंजन मिट्टी के समान है। वो है नमक। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हसन अली ने सोचा कि उन्होंने बीरबल को घेर लिया है, क्योंकि नमक की उपयोगिता कौन नकार सकता है। अकबर ने अपनी भौहें उठाई और बीरबल की ओर देखा तो बीरबल, बादशाह ने चुनौती भरे स्वर में कहा, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि नमक, जिसे हर रसोई का राजा माना जाता है, किसी भी परिस्थिति में अनुपयोगी या हानिकारक हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, संसार में कोई भी अच्छी वस्तु अपनी अति के कारण बुरी बन जाती है। मैं नमक की उपयोगिता पर नहीं, बल्कि उसकी अति के भयानक परिणामों पर प्रकाश डालूंगा। बीरबल ने अकबर से अगले दिन के शाही भोजन का प्रबंधन करने की अनुमति मांगी। बादशाह ने सहर्ष सहमति दे दी।
जबकि अन्य दरबारी मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी हार खुद ही तय कर रहे हैं। अगले दिन जब शाही दस्तरखान पर स्वादिष्ट दिखने वाले व्यंजन सजाए गए तो सभी दरबारी उत्सुक थे। बीरबल ने हर व्यंजन में सामान्य से कहीं अधिक नमक मिला दिया था। जैसे ही अकबर ने अपनी पसंदीदा दाल का पहला कौर मुंह में लिया, उनका चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। उन्होंने खांसते हुए कौर बाहर निकाला और पानी के लिए हाथ बढ़ाया। ये क्या है बीरबल? इस भोजन में इतना नमक है कि इसे निगला भी नहीं जा सकता। पास बैठा वो दरबारी जो बीरबल पर सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, आत्मविश्वास से शाही रोटी और सब्जी उठाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर लिया, वो भी बेचैनी से उछल पड़ा। उसकी आंखें पानी से भर गई और वो तुरंत पानी खोजने लगा। अकबर ने क्रोध से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये कैसी मूर्खता है? क्या तुम शाही भोजन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इसकी सजा जानते हो? इस बार बीरबल पूरी तरह शांत थे। उन्होंने झुककर विनम्रता से कहा, माफ करना हुजूर, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। अकबर ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाई। बीरबल ने स्पष्ट किया, नमक हुजूर बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगाड़ देता है और खाना जहर बन जाता है। ठीक वैसा ही जैसा बिना सोचे समझे किसी पर चिल्लाना या उसकी निंदा करना। उन्होंने बगल में बैठे उस दरबारी की ओर इशारा किया जो अभी भी पानी पीकर अपनी जीभ शांत करने की कोशिश कर रहा था। ये दरबारी सुबह से मेरे काम में अत्यधिक नमक बढ़ा रहे थे हुजूर। मैंने उन्हें बस ये एहसास कराया है कि अति हमेशा बुरी होती है, चाहे वो नमक की हो या आलोचना की। दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। वो समझ गया था कि बीरबल ने अपने अपमान का बदला कितने कलात्मक ढंग से लिया है। वाह बीरबल, बादशाह अकबर ने प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने एक ही तीर से दो शिकार किए। दरबारी का घमंड भी तोड़ा और सभा में बैठे हम सभी को यह भी सिखाया कि शब्दों का प्रयोग कितनी सावधानी से करना चाहिए। अकबर ने अब उस लज्जित दरबारी की ओर देखा जिसकी आंखों में अब पानी के बजाय पश्चाताप था। दरबारी जी, मैं आशा करता हूं कि आज से तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखोगे। याद रखना, मूर्ख दरबारी, बिना मांगे दी गई सलाह और अनावश्यक आलोचना हमेशा कड़वी ही नहीं, जानलेवा भी हो सकती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हुजूर, मेरा उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं था, बल्कि सत्य उजागर करना था। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। बादशाह अकबर संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य उपहार देने की घोषणा की। उस दिन से उस दरबारी ने बीरबल के किसी भी काम में नुक्स निकालने या उनकी आलोचना करने की हिम्मत दोबारा नहीं की। उसे ये बात हमेशा याद रही कि किसी के काम में नमक बढ़ाना स्वयं के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम हमेशा मेरे दरबार को एक पाठशाला बना देते हो, जहां अन्य दरबारी केवल चापलूसी या साधारण शिकायतें लाते हैं। तुम हर समस्या का समाधान एक ऐसे अंदाज में करते हो कि गलती करने वाला भी सीख जाए, और बुद्धिमानी अप्रत्यक्ष रूप से दरबार के व्यवहार में एक नया संतुलन ले आई थी। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि वाणी पर नियंत्रण और परिस्थितियों का सटीक आकलन ही सच्चा कौशल है। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की उपस्थिति मात्र से ही दरबार में अनावश्यक ईर्ष्या और निंदा का वातावरण कम हो गया था। अकबर को अब अक्सर दरबार की शांति बहुत भाती थी। उन्हें यह आभास हो गया था कि बीरबल केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करते, बल्कि समस्या पैदा होने के मूल कारणों को ही मिटा देते हैं। लेकिन उस मूर्ख दरबारी की चुप्पी अकबर को खल रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि स्वभाव नहीं बदला है, केवल भय के कारण वाणी रुकी है। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और सभी दरबारी अपनी जगह पर विराजमान थे, तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया
कि विवेक से ईर्ष्या को शांत किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? वो मूर्खता जो अज्ञान से नहीं बल्कि जानबूझकर की जाए और जो सच्चे ज्ञान से भी ज्यादा हानिकारक हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता था कि बादशाह का इशारा उस चुप बैठे दरबारी की ओर है। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मूर्खता की परिभाषा बहुत गहरी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस बात को केवल शब्दों से नहीं बल्कि एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करना चाहूंगा। इसके लिए मुझे कल तक का समय चाहिए। अकबर उत्सुक हो उठे और उन्होंने तुरंत आज्ञा दे दी। अगली सुबह दरबार लगने से पहले बीरबल ने अपनी योजना को कार्यान्वित किया। उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र सेवक को बुलाया और उसे एक बड़ा, गंदा और लगभग टूट चुका डंडा दिया। बीरबल ने उस डंडे पर चमकदार रेशमी कपड़ा बांधा और सेवक को हिदायत दी कि वो इसे राजसी प्रतीक की तरह उठाए। ध्यान रहे, बीरबल ने समझाया, जब तुम दरबार में प्रवेश करोगे तो तुम्हें यह घोषणा करनी है कि यह डंडा स्वर्ग से आया एक अति महत्वपूर्ण विचार स्तंभ है। जो कोई भी इसकी महत्ता पर संदेह करेगा वो तत्काल मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। सेवक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बीरबल की आज्ञा मानकर उसने गंभीर मुद्रा में डंडा उठा लिया और दरबार के मुख्य द्वार पर खड़ा हो गया। जब दरबारी एक एक करके सभा में आए तो उन्होंने इस अजीबोगरीब दृश्य को देखा। कुछ फुसफुसाए, कुछ हंसे, लेकिन बादशाह के डर से किसी ने भी सीधे सीधे उस डंडे पर कोई टिप्पणी नहीं की। बीरबल की आंखें उस मूर्ख दरबारी पर टिकी थी जिसकी ओर अकबर ने इशारा किया था। वह दरबारी, जिसका नाम जफर था, सबसे पहले बीरबल के जाल में फंस गया। जफर ने द्वारपाल के हाथ में वो साधारण सा डंडा देखा। अन्य दरबारियों की तरह वो शांत नहीं रह सका। उसके चेहरे पर तुरंत घमंड और संदेह का भाव उभरा। वो सीधे बीरबल के पास पहुंचा और कुछ नाटकीय अंदाज में बोला, माफ करना मंत्री महोदय, मुझे लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है। भला ये सूखा बेजान लकड़ी का टुकड़ा यहां क्यों खड़ा है? क्या ये किसी महत्वपूर्ण वस्तु का प्रतीक है? मुझे तो इसमें कुछ भी खास नजर नहीं आता। बीरबल ने ठीक उसी पल का इंतजार किया था। उन्होंने तुरंत जफर की ओर देखा और अपनी आवाज ऊंची कर दी ताकि सारा दरबार सुन सके। अफसोस जफर मियां, आपने वही गलती कर दी जिसका हमें अंदेशा था। ये कोई साधारण डंडा नहीं, ये सत्य का दंडा है, और चूंकि आपने इसकी पवित्रता और उपयोगिता पर प्रश्न उठाया है तो महाराज की आज्ञानुसार। बीरबल ने तुरंत अकबर की ओर संकेत किया, आप दरबार के पहले मूर्ख घोषित किए जाते हैं। यह सुनकर जफर का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि अकबर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाकी दरबारी भी आश्चर्यचकित और भयभीत थे। अब उन्हें उस अजीबोगरीब नियम का अर्थ समझ में आया। जफर मियां का गला सूख गया। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया और कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं अपनी मूर्खता स्वीकार करता हूं, लेकिन दया कीजिए, मुझे ये अपमानजनक उपाधि न दी जाए। मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। बीरबल ने बड़ी शांति से जफर को देखा। प्रतिष्ठा? जफर मियां, मूर्खता के कार्य करने वाले को ही ये उपाधि दी जाती है। आप सौभाग्यशाली है कि महाराज ने आपको केवल मूर्ख घोषित किया है, न कि कोई कठोर दंड दिया। अकबर ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। दरबार का नियम अटल है। जफर, तुम्हें अपनी पदवी स्वीकार करनी होगी। और हां, इस पदवी के साथ एक विशेष पुरस्कार भी जुड़ा है। बीरबल ने एक सेवक को संकेत किया, जो तुरंत एक छोटा सा चमकीला बिल्ला बैज लेकर आया। उस पर गधे का चित्र बना हुआ था। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज का आदेश है कि अगले 1 महीने तक जब भी आप दरबार में उपस्थित होंगे, आपको ये बिल्ला अपनी पगड़ी पर लगाना होगा, ताकि सबको याद रहे कि ज्ञान को चुनौती नहीं दी जाती। जफर शर्म से जमीन में गड़ गया। बाकी दरबारियों ने शपथ ली कि वे उस डंडे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे।
जफर ने कांपते हाथों से वो महामूर्ख शिरोमणि का बिल्ला अपनी पगड़ी पर लगाया। दरबार में एक गहरी भयानक चुप्पी छा गई, जो उस अपमान से भी ज्यादा भारी थी। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर गंभीर स्वर में कहा, बीरबल ने न्याय किया। जफर, तुम्हें यह खिताब मुबारक हो। अगले कई दिनों तक जफर के लिए दरबार में उपस्थित होना मृत्यु के समान था। पगड़ी पर लगा गधे का वो बिल्ला केवल एक चित्र नहीं था, बल्कि उस घमंड का प्रमाण था जिसने उसे बीरबल की बुद्धि के सामने पराजित कर दिया था। अन्य दरबारी अपनी शपथ के कारण ज़बान तो नहीं खोलते थे, पर उनकी आंखों में शरारत भरी एक विशेष चमक रहती थी। एक दिन एक विदेशी राजदूत दरबार में आया। उसने जफर की पगड़ी पर विचित्र बिल्ला देखा और उत्सुकता से अकबर से पूछा, जहांपनाह, यह विशेष अलंकरण किस पदवी को दर्शाता है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जनाब, ये उन लोगों के लिए आरक्षित है जो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं और जिन्हें राजा द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। राजदूत हंस पड़ा और जफर शर्म के मारे जमीन में गड़ गया। जफर की बदरंग हुई सूरत देखकर अन्य दरबारी अब खुलकर न हंस सके, पर उनकी दबी हुई हंसी की गूंज पूरे दरबार में महसूस की जा सकती थी। उस रात जफर को नींद नहीं आई। ये बिल्ला अब उसकी पगड़ी नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर एक दाग बन चुका था। अगले दिन सुबह राजदूत के जाने के पश्चात जफर ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उतारकर बादशाह अकबर के चरणों में रख दी। जहांपनाह, उसने लगभग रोते हुए कहा, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं अब इस विशेष पुरस्कार को और धारण नहीं कर सकता। मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी है। कृपा करके मुझे इस पदवी से मुक्त करें। अकबर ने पगड़ी को ध्यान से देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, जफर, तुम्हें यह पगड़ी मिली क्यों थी? केवल अपनी मूर्खता को स्वीकार करने के बाद ही बीरबल ने आगे बढ़कर जफर के कंधे पर हाथ रखा और बादशाह अकबर की ओर मुखातिब हुए। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ एक मूर्खता का नाटक था। जफर ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता साबित की है, बल्कि ये भी दिखाया है कि वो राजकोष का कितना ख्याल रखता है। उसने वो धन फिजूल नहीं उड़ाया, बल्कि आपके नाम पर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया, जिससे आपकी नेकनामी बढ़ी। अकबर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा दिए। उनका क्रोध पूरी तरह शांत हो चुका था। ये तो कमाल है, तुमने हमें एक ही तर्क से हरा दिया, जफर। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा ये शिष्य अद्भुत है, बीरबल। इसे न केवल माफ किया जाता है, बल्कि आज से इसका पद और वेतन दोगुना कर दिया जाए। असली मूर्खता तो उनकी थी जिन्होंने सोचा कि जफर को इस चाल से नीचा दिखाया जा सकता है। ये सुनते ही जफर से जलने वाले दरबारी बगले झांकने लगे। उनकी साजिश उन्हीं पर भारी पड़ चुकी थी। शर्म और अपमान से उन दरबारी साजिशकर्ताओं के मुख पीले पड़ गए थे। उनकी निगाहें धरती की ओर गड़ी थी, मानो वे जमीन में समा जाना चाहते हों। बादशाह अकबर ने उनकी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हारी असली मूर्खता केवल जफर को नीचा दिखाने की कोशिश में नहीं थी, बल्कि ये सोचने में थी कि हम तुम्हारी ओछी चालों को पकड़ नहीं पाएंगे। बीरबल ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, माफी और इनाम का फैसला तो हो गया। अब इन मूर्ख दरबारियों को क्या शिक्षा दी जाए? अकबर ने विचार किया। इन्हें अब कोई बड़ा दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीरबल ने सही कहा, मूर्खता की सबसे बड़ी सजा स्वयं उसका परिणाम होता है। परंतु सबक जरूरी है। इन सभी साजिशकर्ताओं का एक महीने का वेतन काटा जाए और वो राशि गरीबों में बांट दी जाए। साथ ही अगले एक सप्ताह तक ये जफर के सहायक के रूप में काम करेंगे, ताकि इन्हें पता चले कि ज्ञान और विवेक क्या मायने रखता है। ये सुनते ही दरबार में जोरदार ठहाका गूंज उठा और षड्यंत्रकारी दरबारी पछतावे की आग में जल उठे। अगले दिन से ही ये सजा तत्काल लागू हो गई। उच्च पद
और सुख सुविधाओं के आदि वे साजिश करता दरबारी, जिन्हें कलम पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता था, अब जफर के सहायक के रूप में छोटे, थकाऊ और कभी कभी अपमानजनक कार्य करने लगे। उन्हें शाही दस्तावेजों के बंडल ढोने पड़ते, स्याही पीसनी पड़ती और हिसाब किताब की जटिल सारणियों को व्यवस्थित करना पड़ता। जफर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लेकिन दंड देने के बजाय उन्होंने हर कार्य में नियम, व्यवस्था और तर्क का महत्व समझाया। सप्ताह के अंत तक दरबारियों के चेहरे पर अहंकार की जगह कड़ी मेहनत की थकान और पछतावे की झुर्रियां साफ दिखने लगी थी। उनकी अकड़ पूरी तरह टूट चुकी थी। अकबर ने यह दृश्य देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या अब इन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहांपनाह, मूर्खता तब तक ही हावी रहती है जब तक उसे काम की कसौटी पर न कसा जाए। इन्होंने जान लिया होगा कि दूसरों के काम को तुच्छ समझना और षड्यंत्र रचना खुद के विवेक को ही सबसे बड़ी चोट पहुंचाता है। दरबार में फिर शांति छा गई, लेकिन यह शांति पिछली बार की तरह तनाव की नहीं, बल्कि सबक सीखने के संतोष की थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और उन लज्जित दरबारियों की ओर देखा। उनकी आवाज में अब राजसी गंभीरता थी, लेकिन क्रोध नहीं। उन्होंने कहा, दरबारियों, मैंने तुम्हें दंडित नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अहंकार को ही तुम्हारा शिक्षक बनने दिया। बीरबल का यह कार्य सिद्ध करता है कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और छल की नींव पर खड़ा ज्ञान क्षण भर में ढह जाता है। ईर्ष्या की भावना शासन के लिए जहर है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, क्षमादान ही सबसे बड़ा सबक होता है। आशा है ये दरबारी अब अपनी ऊर्जा राज्य के भले के लिए उपयोग करेंगे, न कि षड्यंत्र रचने में। अकबर मुस्कराए। उन्होंने घोषणा की, आज से तुम सब अपने स्थान पर वापस जा सकते हो, पर याद रखना, अगली बार यदि बुद्धि के स्थान पर छल का प्रयोग हुआ तो मेरा न्याय इतना सरल नहीं होगा। सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और मौन रूप से बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। दरबार फिर से अपने सामान्य कार्यों में लग गया, लेकिन उस दिन के बाद बीरबल को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं बचा था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और राहत भरी दृष्टि से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने स्नेह से कहा, तुम्हारी दूरदर्शिता और न्यायपूर्णता ही इस दरबार की सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे दुख है कि तुम्हें इन मूढ़ों के साथ बार बार अपनी बुद्धि सिद्ध करनी पड़ती है। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, जब तक सूर्य है तब तक मूर्खता का अस्तित्व रहेगा। मूर्ख दरबारी तो बस एक मौका ढूंढते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। अकबर इस बात से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत बीरबल को अमूल्य मोतियों का एक हार भेंट किया। बीरबल ने विनम्रता से वो भेंट स्वीकार की। हालांकि दरबारियों का ईर्ष्या भाव पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था, लेकिन अब वे जानते थे कि बीरबल को हराने का मतलब सीधे महाराज के क्रोध को आमंत्रण देना है। दरबार में फिर से शांति और बुद्धिमत्ता का वास हो गया, जिसके केंद्र में हमेशा की तरह बीरबल ही थे। ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दरबारियों के मन में बीरबल के लिए सम्मान की जगह गहरी ईर्ष्या ने ले ली थी। विशेष रूप से एक दरबारी, जिसका नाम मानसिंह था, अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें किया करता था और वो बीरबल को नीचा दिखाने का एक नया तरीका खोजने में लगा था। एक दिन मानसिंह ने बीरबल की उपस्थिति में ही महाराज अकबर की अत्यधिक चापलूसी शुरू कर दी। उसने कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता सागर से भी गहरी है और बीरबल की योग्यता तो आपकी कृपा का मात्र एक छोटा सा अंश है। इसके बाद उसने थोड़ा अहंकार दिखाते हुए आगे कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं बीरबल से भी अधिक कठिन पहेली बुझा सकता हूं, ताकि सभी जान सके कि बुद्धि किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होती। अकबर को मानसिंह का ये आत्मविश्वास या अहंकार रुचिकर लगा और वे मुस्कराते हुए बोले, ठीक है मानसिंह, यदि तुम बीरबल को चुनौती देना चाहते हो तो अवश्य दो।
हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान कितना विशाल है। मानसिंह की आंखों में विजय की चमक थी, जबकि बीरबल शांत और अविचलित खड़े थे। मानसिंह ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी आवाज में बनावटी गंभीरता लाते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी पहली गहन दार्शनिक है, जिसका उत्तर केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं दिया जा सकता। ये चिंतन और मनन पर आधारित है। उसने चारों ओर उपस्थित दरबारियों पर एक विजयी दृष्टि डाली और फिर बीरबल को संबोधित किया। तो सुनो बीरबल, मेरा प्रश्न यह है, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती तो सभी को है, पर यदि कोई उसे छू ले तो वो तुरंत अदृश्य हो जाती है और उसे पकड़ने वाला हमेशा मूर्ख कहलाता है? मानसिंह ने पहेली समाप्त करते ही एक जोरदार ठहाका लगाया। उसका मानना था कि बीरबल अब गूढ़ सिद्धांतों और जटिल शब्दों में उलझ जाएंगे। दरबारी भी फुसफुसाहट करने लगे, क्योंकि पहेली सचमुच बहुत अजीब थी। लेकिन बीरबल ने पहेली सुनते ही एक क्षण सोचा और फिर शांत भाव से सम्राट की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान थी जो ये बताती थी कि जवाब उनकी जुबान पर पहले ही आ चुका है। जफर चुप हो गया। अपनी मूर्खता स्वीकार करने का मतलब था कि वो हमेशा के लिए मूर्ख दरबारी कहलाएगा, और जफर ये बात जबान से कहना नहीं चाहता था। पगड़ी वही फर्श पर पड़ी रही। अकबर ने जफर की ओर देखा, जो शर्मिंदगी से पसीना बहा रहा था। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तो क्या इस दरबारी को अब ये दंड हमेशा ढोना पड़ेगा? कोई उपाय निकालो बीरबल। बीरबल ने जफर को देखा, जिसकी आंखें गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन होंठ सख्ती से बंद थे। जहां पनाह, जफर शब्दों में मूर्खता स्वीकार नहीं करना चाहता, पर उसके कर्म चिल्ला चिल्लाकर यही बता रहे हैं। उन्होंने जमीन पर पड़ी पगड़ी की ओर इशारा किया। जफर, बीरबल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूं। तुम ये ज़बान से नहीं कहोगे कि तुम मूर्ख हो, बल्कि तुम आज से भविष्य में कोई भी सलाह या बात कहने से पहले 10 बार सोचोगे। यदि तुम अगले 1 महीने तक चुप रहने का प्रण लेते हो और दरबार में कोई नई मूर्खता नहीं करते, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी स्वीकारोक्ति है। क्या तुम ये मौन स्वीकार करते हो? जफर ने राहत की सांस ली। मौन रहना अपमानजनक शब्द बोलने से कहीं ज्यादा आसान था। उसने तुरंत सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। पगड़ी अब भी फर्श पर पड़ी थी, लेकिन जफर आजाद महसूस कर रहा था। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और जफर को उठने का इशारा किया। पगड़ी वापस अपनी जगह पर रखी गई और दरबार की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। अकबर ने धीमे से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, लगता है इस बार तुमने कड़वी दवा को भी मीठी चाशनी में लपेट दिया है। बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, मूर्खता का उपचार अक्सर चुप्पी ही होती है। जफर ने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया है, पर देखिए, उसकी आंखों में अभी भी सलाहों का तूफान उमड़ रहा है। अगले कई दिन तक जफर के लिए ये मौन परीक्षा अत्यंत कठिन साबित हुई। वो जन्म से वाचाल था और अब उसे अपने सबसे बड़े हथियार ज़बान को म्यान में रखना पड़ा था। जब भी कोई दरबारी किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करता, जफर को लगता जैसे उसके मुंह में सैकड़ों चींटियां रेंग रही हों। वो अपनी राय देने को छटपटाता, अपने हाथ मरोड़ता और यहां तक कि उसके चेहरे के भाव भी अनियंत्रित हो जाते थे। दरबार के अन्य दरबारी ये दृश्य देखकर दबी हुई हंसी हंसते थे और बीरबल केवल मुस्कुराते। 1 सप्ताह के भीतर ही जफर का रंग उतर गया था। उसे महसूस हुआ कि चुप रहना मूर्खता स्वीकार करने से भी बड़ा दंड है। अगले दिन, ठीक 7वें दिन की सुबह, जफर दरबार में एक नई ऊर्जा के साथ उपस्थित हुआ। उसका मौन व्रत पूरा हो चुका था। वो सीधे बादशाह अकबर के सिंहासन के पास गया और नाटकीय अंदाज में घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा आत्मग्लानि और मुक्ति की आशा से भरा था। जहां पनाह, उसने फुसफुसाहट से शुरू किया और फिर आवाज को मजबूत करते हुए कहा, इस अल्प बुद्धि सेवक ने 1 सप्ताह में ज्ञान का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। बोलना चांदी है, पर चुप रहना सोना।
पर अब मेरी ये तपस्या पूरी हुई। इस मूक अवस्था से मुझे मुक्त कीजिए। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मंद मंद मुस्करा रहे थे। तुम्हें मुक्ति मिल सकती है जफर, बीरबल ने कहा, परंतु एक शर्त पर। तुमने अपनी मूर्खता को पहचाना है, ये अच्छी बात है। अब बस इतना बताओ, दुनिया में मूर्खों के मुखिया यानी सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये सुनकर जफर के होंठ खुलते खुलते रुक गए। ये सवाल उसके लिए एक नई और अनपेक्षित परीक्षा थी। यदि वह किसी दरबारी का नाम लेता तो शत्रुता मोल लेता, यदि स्वयं को कहता तो अपमानित होता। जफर ने कुछ पल बीरबल को घूरा और फिर एक गहरी चाल चली। जफर ने सीधे बादशाह अकबर की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। जहां पनाह, उसने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, दुनिया में मूर्खों का मुखिया वो व्यक्ति है जो बिना किसी ठोस कारण या गारंटी के किसी अनजान और अपात्र व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर ले। एक क्षण के लिए दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। बीरबल के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन अकबर की भौहें जिज्ञासा से तन गई। जफर ने अपनी बात जारी रखी, और उस हिसाब से मूर्खों के मुखिया का पद किसी और को नहीं, बल्कि स्वयं आपको जाता है मेरे बादशाह। आपने बिना सोचे समझे मुझ जैसे सिद्ध मूर्ख को इतनी बड़ी राशि उधार दे दी थी। यदि मैं सचमुच वह धन लेकर भाग जाता तो हानि किसकी होती? मूर्खता की इतनी बड़ी पराकाष्ठा का उदाहरण और कहां मिलेगा? अकबर, जो क्रोधित होने वाले थे, अब रुक गए। इस अप्रत्याशित तर्क ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। बीरबल ने जोर से तालियां बजाईं और कहा, शाबाश जफर, तुमने अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं खोल लिया। बीरबल ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान को सम्राट की ओर मोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर उतना जटिल नहीं जितना मानसिंह जी दर्शाना चाहते हैं। इसका उत्तर तो उन्होंने स्वयं अपने व्यवहार में छिपा रखा है। मानसिंह का ठहाका हवा में जम गया। वो कुछ बोल पाता इससे पहले बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, वो चीज है दूसरों पर मूर्खता का आरोप। पूरे दरबार में एक हल्की सरसराहट फैली। बीरबल ने व्याख्या की, देखिए, मूर्खता का आरोप सभी को दिखता है जब कोई किसी को उंगली दिखाता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस आरोप को छूकर यानी सार्वजनिक रूप से साबित करने की कोशिश करके दूसरे को मूर्ख सिद्ध करना चाहता है, तो अक्सर वो स्वयं ही उस अदृश्य जाल में उलझकर लोगों के बीच उपहास का पात्र बन जाता है। मानसिंह जी, आप बीरबल को मूर्ख साबित करने निकले थे, और इस पहेली को छूते ही आपने स्वयं को सिद्ध कर दिया कि आप ही मूर्खता के उस अदृश्य साए को पकड़ने का विफल प्रयास कर रहे थे। अकबर अपनी हंसी रोक न पाए। मानसिंह का चेहरा अपमान से लाल हो गया। बादशाह अकबर खिलखिला उठे। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी और उन्होंने तुरंत बीरबल की पीठ थपथपाई। अपमान से सिकुड़ते हुए मानसिंह ने फौरन झुककर अपनी स्थिति से निकलने की कोशिश की। उन्हें लगा जैसे सारी सभा उनकी मूर्खता पर हंस रही है और ये उपहास उन्हें तलवार के घाव से भी अधिक चुभ रहा था। अकबर ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि को चुनौती देना कितना खतरनाक हो सकता है। मूर्खता की सीमा मापना असंभव है, लेकिन समझदारी उसे पहचानने में है। उन्होंने मानसिंह की ओर देखा और गंभीर होते हुए बोले, मानसिंह, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अब तुम यहां से जा सकते हो, और ये याद रखना कि दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास अक्सर स्वयं के पतन का कारण बनता है। बीरबल ने झुककर बादशाह को धन्यवाद दिया और विजयी मुस्कान के साथ सभा में खड़े रहे। मानसिंह चुपचाप दबे पांव दरबार से बाहर निकल गए। उन्हें यह सबक हमेशा याद रहा। अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा। दरबार का तनाव अब समाप्त हो चुका था। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुम्हारा हाजिर जवाबी और धैर्य प्रशंसनीय है। तुमने न केवल अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया,
बल्कि दरबारी अहंकार को भी एक आवश्यक और स्थायी पाठ पढ़ाया। तमाम दरबारी तालियां बजाने लगे और बीरबल की जय जयकार करने लगे। एक पल की चुप्पी के बाद अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, दरबार में मूर्खता के कई रूप हैं, लेकिन उसे सही समय पर पहचानना और शांत करना केवल तुम्हारे जैसा ज्ञानी ही कर सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारी इस विजय के लिए विशेष जागीर भेंट करता हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर बादशाह को धन्यवाद दिया और विनम्रता से कहा, जहांपनाह की कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ी जागीर है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा में हूं। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन मूर्खता पर बुद्धि की जीत का यह किस्सा लंबे समय तक याद रखा गया। हालांकि उस दिन मूर्ख दरबारी मियां होशमंद की बोलती बंद हो गई थी, पर उसके मन में बीरबल के लिए ईर्ष्या की आग जलती रही। उसे लगा कि बीरबल ने छल से नहीं, बल्कि केवल भाग्य से जीत हासिल की है। उसने मन ही मन बीरबल को नीचा दिखाने के और भी मौके तलाशने शुरू कर दिए। इधर बादशाह अकबर को बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि पर और भी अधिक भरोसा हो गया था। कुछ सप्ताह बाद उन्होंने एक नया शाही प्रश्न दरबार में रखा। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, अकबर ने घोषणा की, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता को 1 घंटे के भीतर मेरे सामने प्रस्तुत कर सके। जो ये कार्य करेगा उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और जो असफल होगा उसे 1 महीने के लिए राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा। सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा अजीब फरमान था? मूर्खता को कैसे मापा जा सकता है? मियां होशमंद ने फौरन आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार कर ली, ये सोचते हुए कि इस बार वो बीरबल से पहले बादशाह को प्रभावित कर देगा। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह की ओर देखकर अपनी सहमति दे दी। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें पता था कि अब कहानी में असली मजा आने वाला है। मियां होशमंद ने चुनौती स्वीकारते ही गर्व से सीना तान लिया और तुरंत दरबार से बाहर निकल गए। उन्हें लगा कि मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। दिल्ली की गलियों में तो हर तीसरा आदमी कोई न कोई मूर्खता करता मिल जाएगा। वो तेजी से बाजार की ओर बढ़े। उनके मन में स्वर्ण मुद्राओं का लालच हिलोरे ले रहा था। जल्द ही उनकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो गधे पर उल्टा बैठा हुआ था और गधे के कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा था। होशमंद ने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख भला कौन होगा? वो दौड़कर उस आदमी के पास पहुंचे। ऐ भले मानुष, तुम ये क्या कर रहे हो? गधे पर उल्टा क्यों बैठे हो? उस आदमी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या करूं मियां? अगर मैं सीधा बैठता तो गधा ये सोचता कि मैं उसकी पीठ पर भारी बोझ डालकर उसे अपमानित कर रहा हूं। इसलिए मैं गधे से प्रेम भरी बातें कर रहा हूं। यह सुनकर होशमंद को लगा कि ये मूर्ख तो है, पर शायद महानतम नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। अब 1 घंटे में मात्र 10 मिनट शेष थे और उनके हाथ खाली थे। हताश होकर मियां होशमंद खाली हाथ दरबार की ओर लौटे। दरबार में पहुंचते ही मियां होशमंद ने बादशाह अकबर और बीरबल को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर निराशा और थकान साफ झलक रही थी। बादशाह अकबर ने अपनी गंभीर मुद्रा में पूछा, कहो होशमंद, क्या खबर है? क्या तुम संसार के उस अद्वितीय मूर्ख को दरबार में ला पाए, या कम से कम उसे ढूंढने में सफल हुए? होशमंद ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसने कांपते हुए कहा, माफी चाहता हूं जहांपनाह, मैं असफल रहा। मैंने एक आदमी को देखा जो गधे पर उल्टा बैठा था, लेकिन मुझे लगा कि वो महानतम मूर्ख नहीं है। मैंने समय बर्बाद कर दिया, किंतु मुझे कोई और नहीं मिला। ये सुनकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं ये सुनकर हैरान हूं कि होशमंद इतने स्पष्ट संकेत को चूक गए। मुझे लगता है कि मूर्खों की श्रेणी में हमें एक नया नाम जोड़ना पड़ेगा। हमें महानतम मूर्ख तो मिल गया है। बादशाह अकबर ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाई। उन्होंने प्रश्न किया, बीरबल, तुम कैसी पहेलियां बुझा रहे हो?
होशमंद ने इतने परिश्रम से मेरा काम किया। उसने रियासत में भटकने में अपना दिन लगाया। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मूर्खता की सूची में उसका नाम जोड़ा जाए? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति को होशमंद ने गधे पर उल्टा बैठा देखा, शायद वो सिर्फ मनोरंजन कर रहा था या किसी शारीरिक आराम के लिए ऐसा कर रहा था। उसने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। लेकिन असली मूर्ख वह है जो एक स्पष्ट रूप से असंभव काम को स्वीकार करता है, उसे पूरा करने के लिए अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करता है और अंत में खाली हाथ लौटता है। बीरबल ने सीधे होशमंद की ओर इशारा किया, जो अब और अधिक कांप रहा था। होशमंद जानते थे कि महानतम मूर्ख को ढूंढना बेकार का काम है, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार किया। मूर्खता की श्रेणी में समय और मेहनत बर्बाद करने वाला ही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए मेरी मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर अब होशमंद का नाम दर्ज है। बादशाह अकबर बीरबल के तर्क की गहराई पर मुग्ध हो गए और जोर से हंस पड़े। तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने तो मेरे मन के सारे संदेह दूर कर दिए। तुम्हारी बात 16 आने सच है। सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो व्यर्थ के काम में अपनी ऊर्जा और समय स्वाहा कर देता है। होशमंद अपमान से सिकुड़ गया और उसने उठने का साहस नहीं किया। वो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाना चाहता था। वो जानता था कि बीरबल ने न केवल उसे हरा दिया था, बल्कि सार्वजनिक रूप से उसकी मूर्खता का प्रदर्शन भी कर दिया था। अकबर ने दयालुता से उसे देखा। उठो होशमंद, कम से कम तुम एक पाठ सीख कर लौटे हो। ये अनुभव तुम्हें भविष्य में बेकार के कार्यों से दूर रखेगा। फिर अकबर ने अपना बहुमूल्य हार बीरबल की ओर बढ़ाया। ये पुरस्कार तुम्हारा है बीरबल, क्योंकि तुमने ये सिद्ध किया कि असली बुद्धिमत्ता ये पहचानना है कि कब काम छोड़ देना चाहिए। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक वो बहुमूल्य हार स्वीकार किया। उनके चेहरे पर जीत का कोई घमंड नहीं था, बल्कि हमेशा की तरह सौम्य मुस्कान थी। जहांपना, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पुरस्कार से अधिक मैं आपकी प्रशंसा को महत्व देता हूं। लेकिन यह हार मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मूर्खता अक्सर बुद्धि को चुनौती देने का साहस करती है, पर अंत में पराजित होती है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अपमानित दरबारी ने अब एक और क्षण रुकना उचित नहीं समझा। उसने जल्दबाजी में, बिना किसी से आंख मिलाए, शर्मिंदा अवस्था में सभा कक्ष से बाहर निकलने का प्रयास किया। अकबर ने उसे जाते हुए देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये दिन एक बार फिर साबित कर गया था कि बीरबल का मुकाबला करने की सोचना खुद मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी थी। बादशाह अकबर मंद मंद मुस्कराए और सिंहासन से उठकर बीरबल के पास आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। मानना पड़ेगा बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने आज केवल उस मूर्ख दरबारी की नहीं, बल्कि उस अहंकार की भी हार सुनिश्चित की जो ये मानता है कि ज्ञान को धन या पद से चुनौती दी जा सकती है। उस बेचारे को लगा था कि महंगे उपहारों से वो तुम्हारे विवेक को ढक सकता है। बीरबल ने शालीनता से झुककर सम्मान दिया। जहांपना, ये तो आपकी न्यायप्रियता और आपकी सभा की गरिमा का परिणाम है। मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को तुरंत खजाने से एक कीमती रत्न जड़ित हार भेंट किया जाए, जो उस अपमानित दरबारी के हार से कहीं अधिक मूल्यवान और भव्य था। यह तुम्हारी जीत का नहीं, बल्कि तुम्हारी निस्वार्थ बुद्धि का पुरस्कार है, अकबर ने घोषणा की। दरबार एक बार फिर बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। मुगल सल्तनत की शान बादशाह अकबर अपने भव्य दीवान-ए-खास में विराजमान थे। दरबार ज्ञान, कला और कभी कभी तीखी नोकझोंक का केंद्र था। नवरत्नों में श्रेष्ठ बीरबल हमेशा की तरह शांत और अपने ओजस्वी उत्तरों के लिए तैयार बैठे थे। मगर दरबार में एक ऐसा भी दरबारी था जिसका नाम था रहीमदीन। रहीमदीन खुद को बीरबल से कम नहीं समझता था।
पर सच कहें तो वो मूर्खता और अहंकार का एक जीता जागता नमूना था। बीरबल की बढ़ती प्रशंसा से वो जलता रहता था और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का अवसर खोजता था। आज रहीमदीन ने तय कर लिया था कि वो बीरबल की बुद्धि पर सवाल उठाकर बादशाह की नजरों में चढ़ेगा। रहीमदीन ने मौका देखते ही नाटकीय ढंग से खड़े होकर बादशाह को झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बीरबल ही एकमात्र बुद्धिमान व्यक्ति है। मुझे लगता है कि यह दरबार मूर्खों से भरा है और मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि मूर्खता मापना बुद्धिमानी से कहीं ज्यादा आसान है। बादशाह अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक रहस्यमय शांति थी। अकबर ने रहीमदीन से पूछा, तो तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो रहीमदीन? जहांपनाह, रहीमदीन ने आत्मविश्वास से छाती फुलाते हुए कहा, मेरा प्रस्ताव सरल है। मैं चाहता हूं कि आप दरबार के सबसे बड़े 10 मूर्खों की एक सूची बनवाने की अनुमति दें और मैं, रहीमदीन, ये कार्य स्वयं शुरू करूंगा। बीरबल ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई, लेकिन कुछ नहीं बोले। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम कैसे तय करोगे कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है? मूर्खता को मापने का तुम्हारा पैमाना क्या होगा? रहीमदीन ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया, पैमाना बहुत स्पष्ट है जहांपनाह। जो व्यक्ति पूरी तरह से अनावश्यक, व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण काम करने में अपनी सारी ऊर्जा, समय और धन बर्बाद करेगा, वो इस सूची में सर्वोच्च स्थान पाएगा। और मेरा मानना है कि मैं खुद को इस कार्य के लिए सबसे पहले नामांकित करूंगा। ये सुनकर पूरा दरबार चकरा गया। खुद को मूर्खों के सरदार के रूप में पेश करना, ये अपने आप में एक अद्भुत मूर्खता थी। अकबर को ये खेल मनोरंजक लगा। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है रहीमदीन, तुम्हारी चुनौती स्वीकार की जाती है। हमें 10 सबसे बड़े मूर्ख चाहिए। अपना नाम सबसे पहले लिखवाओ और अपना पहला मूर्खतापूर्ण कार्य शुरू करो। ये आदेश मिलते ही रहीमदीन फूला नहीं समाया। उसने तुरंत दरबारियों के सामने घोषणा की, मेरे मूर्खतापूर्ण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। अगले ही दिन उसने राजकोष से बड़ी राशि निकलवाई और राजमहल के पीछे की सबसे उपजाऊ जमीन पर सैकड़ों मजदूरों को लगाकर एक विशाल और चौकोर गड्ढा खोदने का आदेश दिया। गड्ढा इतना गहरा था कि उसे भरने में कई दिन लग जाते। ये देखकर बीरबल ने व्यंग्य करते हुए पूछा, रहीमदीन जी, ये विशालकाय गड्ढा किस बहुमूल्य कार्य के लिए बनवाया जा रहा है? रहीमदीन ने गर्व से छाती फुलाकर उत्तर दिया, ये मेरा पहला प्रमाण है बीरबल। मैं ये साबित कर रहा हूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं, जो बहुमूल्य जमीन, समय और धन को केवल एक खाली गड्ढे पर बर्बाद कर रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं। ये मेरे सरमूर्ख होने का पहला सबूत है। जल्द ही मुझे 9 और ऐसे मूर्ख मिलेंगे। बीरबल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक क्षण के लिए रहीमदीन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वाह रहीमदीन जी, आपको सरमूर्खता का प्रमाण देने के लिए इतना श्रम करना पड़ रहा है। ये अपने आप में ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति ये जानते हुए कि वो मूर्खता कर रहा है, उस मूर्खता को बड़े पैमाने पर करता है, वो मूर्ख नहीं बल्कि एक कलाकार है। रहीमदीन का गर्व तुरंत चेहरे से उड़ गया। उसने झुंझलाहट में बीरबल को घूरते हुए कहा, आप हमेशा तर्क का उपयोग करके मेरी शुद्ध मूर्खता को दूषित करने का प्रयास करते हैं। ये मूर्खता है बीरबल, विशुद्ध, बेकार और महंगी मूर्खता। अकबर, जो ये सब सुन रहे थे, अब आगे बढ़े। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, रहीमदीन की प्रस्तुति तो दमदार है। अब तुम बताओ, क्या तुम इससे बड़ी मूर्खता साबित कर सकते हो? तुम्हें 9 और मूर्खों को खोजने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बीरबल ने गहरा सम्मान करते हुए सिर झुकाया। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, बुद्धि का पता लगाना आसान है, क्योंकि बुद्धि स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करती है, परंतु निस्वार्थ और शुद्ध मूर्खता, ये तो एक कला है और कलाकार दुर्लभ होते हैं।
रहीमदीन जी की मूर्खता महंगी तो है, पर शायद वो सबसे बड़ी न हो। उन्होंने आगे कहा, आपका आदेश शिरोधार्य है। मुझे 7 दिन का समय दीजिए। मैं न केवल 9 मूर्खों को खोज कर लाऊंगा, बल्कि मैं 10वां मूर्ख भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और उस समय हम ये सिद्ध करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, वो कलाकार या कोई और। अकबर ने प्रसन्नता से तालियां बजाईं। उत्कृष्ट बीरबल, मुझे तुम्हारी खोज का इंतजार रहेगा। जाओ, और याद रखना, मूर्खता केवल मूर्खता ही होनी चाहिए, कोई छिपी हुई चतुराई नहीं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अगले ही दिन अपनी छड़ी उठाई और दरबार से निकल पड़े। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, शुद्ध, बेकार और महंगी मूर्खता की खोज में। बीरबल ने शहर के बाजारों से गुजरना शुरू किया। उनकी आंखें हर अजीबोगरीब हरकत और हर तर्कहीन कार्य पर टिकी थी। उन्हें जल्द ही पहला संकेत मिल गया। एक चौड़ी सड़क पर उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने अपने सिर पर एक विशाल और भारी लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ था। तेज धूप में वो बड़ी मुश्किल से संतुलन बना पा रहा था और घोड़े की पीठ बिल्कुल खाली थी। बीरबल ने पास जाकर घोड़ा रुकवाया। ए सज्जन, बीरबल ने पूछा, जब तुम घोड़े पर सवारी कर रहे हो तो तुम ये गट्ठर घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रखते? क्या लाभ हुआ इस सवारी का, जब तुम स्वयं इतना भार उठा रहे हो? उस आदमी ने अपने माथे का पसीना पोंछा, पर गट्ठर को नीचे नहीं रखा। उसने कहा, जनाब, आप कैसी मूर्खों वाली बात करते हैं। घोड़े पर मैं पहले ही बैठा हूं। बेचारे जानवर पर मेरा वजन पहले ही है। अब भला गट्ठर का बोझ भी उस पर क्यों डालूं? क्या इतना कष्ट देना पर्याप्त नहीं है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उस आदमी का नाम और पता नोट किया। यह हमारी सूची का पहला मूर्ख है, उन्होंने मन ही मन कहा, और अपनी खोज जारी रखी। बीरबल अपनी खोज में आगे बढ़ते रहे। बाजार की भीड़ भाड़ पार करते हुए उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक आदमी एक गहरी खाई के किनारे खड़ा था और अपने छोटे से कपड़े के गट्ठर को उस खाई में उतारने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके हाथ में एक लंबी बांस की छड़ी थी। वो आदमी जोर लगाकर गट्ठर को नीचे धकेल रहा था, लेकिन गट्ठर बीच में ही हवा में अटक जाता था क्योंकि छड़ी की लंबाई कम पड़ रही थी। बीरबल ने पास जाकर पूछा, ये क्या कर रहे हो भाई? ये गट्ठर नीचे क्यों नहीं रखते? उस आदमी ने निराश होते हुए कहा, जनाब, इस गठरी में शीशे के कीमती बर्तन हैं। मैं नहीं चाहता कि ये टूट जाए, इसलिए मैं इसे धीरे से इस छड़ी के सहारे नीचे रखना चाहता हूं। पर छड़ी ही छोटी पड़ रही है। बीरबल ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अगर आप खुद खाई में उतरकर इसे नीचे रखते तो? आदमी ने अपनी नाक पर उंगली रखी। वाह, कैसी बात करते हैं आप? अगर मैं खुद नीचे उतर गया तो ऊपर कौन रहेगा जो गट्ठर को नीचे धकेलने में मेरी मदद करेगा? मुझे तो इसे जमीन पर टिकाने के लिए ऊपर से सहारा देना है। बीरबल ने तुरंत इस दूसरे मूर्ख का नाम भी अपनी सूची में जोड़ लिया। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने उस मूर्ख को उसकी किस्मत पर छोड़ा और महल की ओर प्रस्थान किया। उन्हें अब और मूर्खों को ढूंढने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह अकबर उत्सुकता से प्रतीक्षारत थे। उन्होंने प्रश्न किया, बीरबल, क्या तुम मेरा काम पूरा कर पाए? मुझे बताओ, तुम्हें कितने मूर्ख मिले और वे कौन हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया और अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी सूची बादशाह को सौंप दी। जहां पनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। इसमें अब तक मिले 2 सबसे बड़े मूर्खों के नाम दर्ज हैं। अकबर ने उत्सुकता से वो ताड़पत्र खोला। पहले और दूसरे व्यक्ति का वर्णन पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि सूची वही समाप्त हो गई है। ये क्या बीरबल? इसमें तो केवल 2 ही नाम हैं। मैंने तुम्हें 3 मूर्खों को ढूंढने को कहा था। तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक सिर उठाया। जहां पनाह, तीसरा मूर्ख इस सूची में लिखा नहीं जा सकता,
क्योंकि वो नाम मेरे मन में पूरी तरह से अंकित है। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ये क्या पहेली है बीरबल? अब और समय बर्बाद मत करो। तुम तीसरे व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिख पाए? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने जो पहले 2 नाम लिखे हैं वे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया है, पर तीसरा मूर्ख तो वो व्यक्ति है जिसने बिना सोचे समझे मुझे बिना किसी जमानत के इतना बड़ा कर्ज दिया है। क्या वो मूर्ख नहीं है जो जानता ही नहीं कि ये कर्ज कभी वापस मिलेगा या नहीं? अकबर ने भौंचक होकर कहा, पर तुम्हें कर्ज तो शाही खजाने से दिया गया था। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा बादशाह तीसरा मूर्ख हूं? कतई नहीं, जहां पनाह, बीरबल ने तुरंत कहा, और फिर दरबार में बैठे एक जाने माने प्रतिद्वंद्वी दरबारी मुल्ला 2 प्याजा की ओर इशारा किया। पर तीसरा मूर्ख वह दरबारी है जिसने ये शर्त लगाई थी कि मैं ये कर्ज चुका नहीं पाऊंगा, और फिर भी मेरी ईमानदारी पर दाव लगाया। मुल्ला 2 प्याजा का चेहरा अपमान और क्रोध से तमतमा उठा। वो अपने स्थान से उछल पड़ा। ये सरासर झूठ है बीरबल। मैंने तो सिर्फ सत्य पर दाव लगाया था कि क्या तुम इतने बड़े कर्ज को समय पर लौटा पाओगे। इसमें मूर्खता कहाँ है? अकबर ने बीरबल की ओर घूमकर देखा। बीरबल, मुल्ला 2 प्याजा का दाव लगाना समझ में आता है, आखिर ये शर्त लगाने वाला मूर्ख क्यों हुआ? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, मुल्ला 2 प्याजा वर्षों से मुझे चुनौती देता आया है। वो अच्छी तरह जानता है कि मैं अपनी बात का पक्का हूं और कभी हार नहीं मानता। मूर्खता यह है कि वो ये शर्त जानता था कि यदि मैं सफल हुआ तो उसे शर्त के सारे पैसे गंवाने पड़ेंगे, और यदि मैं असफल होता तो भी वो पैसे तो जीतता, पर मेरी बदनामी होती। जानबूझकर ऐसा दाव लगाना जिसमें बाजी जीतने पर भी आपको नुकसान हो, ये तीसरी और सबसे बड़ी मूर्खता है। अकबर बादशाह इस गहन व्याख्या को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कुछ देर तक बीरबल को देखा, फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम वास्तव में बुद्धिमत्ता के सागर हो। तुम्हारी बातों में इतना गहरा ज्ञान छिपा होता है कि साधारण बुद्धि उसे तुरंत पकड़ ही नहीं पाती। मुल्ला 2 प्याजा ने केवल पैसे ही नहीं गंवाए, आज उसने भरी सभा में अपनी बुद्धि का भी दिवाला निकाल दिया है। दरबार में एक हल्की सी सरगोशी हुई। सभी दरबारी जो पहले मुल्ला का पक्ष ले रहे थे, अब बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम कर रहे थे। बादशाह ने हंसते हुए आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारी शर्त के पैसे खजाने से दिए जाएंगे, और मुल्ला 2 प्याजा को यह सबक याद रहे कि बुद्धि का प्रदर्शन हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, खासकर जब दाव पर तुम्हारा सम्मान हो। बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, जहां पनाह, मुल्ला को अब दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। उसने अपनी मूर्खता का मूल्य चुका दिया है। ये सुनकर पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। मुल्ला 2 प्याजा शर्म से पानी पानी हो रहे थे और दरबार में अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां वे अपनी बेइज्जती छिपा सकें। बादशाह अकबर ने यह दृश्य देखा और दरबारियों की तरफ मुड़कर कहा, देखा, बुद्धि की तलवार बिना खून बहाए भी प्रहार करती है। मुल्ला को आज अपनी वाचालता का फल मिल गया। तभी एक अन्य दरबारी, जिसका नाम फजल था और जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझता था, प्रशंसा बटोरने की लालच में आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुल्ला 2 प्याजा तो केवल एक छोटे से घड़े के समान है, जबकि बीरबल ज्ञान का अथाह सागर है। हर कोई सागर से प्रतिस्पर्धा करने की मूर्खता नहीं करता। अकबर ने तीखी नजर से फजल की ओर देखा और पूछा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुल्ला की गलती यह थी कि उसने उस व्यक्ति से शर्त लगाई जिसकी बराबरी वो नहीं कर सकता था? बीरबल ने माहौल को भांपते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, फजल ये सिद्ध कर रहे हैं कि मूर्खों को भी ये पहचानना आना चाहिए कि उन्हें किससे शर्त लगानी चाहिए और किससे नहीं। बीरबल की इस चतुराई भरी बात पर अकबर सहित सभी दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हंसी की लहरें शांत हुई। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली
उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान स्पष्ट था। फजल, जिसे बीरबल ने अभी अभी अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहा था, शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बैठ गया। बीरबल, अकबर ने जरा शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा स्थिति को कुशलता से संभाल लेते हो, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है। क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि मूर्खता की कोई स्पष्ट परिभाषा है? या ये बताओ, इस दरबार में ऐसे कितने हैं जो स्वयं को बुद्धिमान समझकर मूर्खतापूर्ण प्रतिस्पर्धा में उतर जाते हैं? बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, मूर्खता को मापा तो नहीं जा सकता, पर हां, उसके लक्षण स्पष्ट किए जा सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति वो नहीं होता जो कोई नासमझी करता है, बल्कि वो होता है जो अपनी मूर्खता से अनजान होकर दूसरों को भी परेशान करता है। अकबर उत्सुकता से बोले, तो क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि दरबार में सबसे बड़े मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए, बेशक जहां पनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं आपको दरबार के 3 ऐसे रत्न खोज कर दिखाऊंगा जिनकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं होगी। अकबर ने खुशी से सिर हिलाया। तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है बीरबल। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें सोने की अशर्फियां मिलेंगी, लेकिन यदि तुम मूर्ख नहीं ढूंढ पाए तो स्वयं तुम्हें मूर्खों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। बीरबल ने यह चुनौती सहर्ष स्वीकार की। वो तुरंत काम पर लग गए। अगले ही दिन उन्होंने दरबार के मुख्य रास्ते के पास एक अजीब दृश्य रचा। उन्होंने 2 साधारण मजदूरों को बुलाया, उन्हें विचित्र कपड़े पहनाए और उन्हें दरबार के बाहर, जहां शाही कर्मचारी आते जाते थे, बिठा दिया। उन्होंने उन मजदूरों को आदेश दिया कि वे रास्ते पर पड़े कंकड़ों को इकट्ठा करें और जोर जोर से गिनती करें। साथ ही ये दिखावा करें कि वे बादशाह के घोड़ों की थकान मापने का अति महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अधिकांश दरबारी उन्हें पागल समझकर अनदेखा कर देते थे, पर एक अभिमानी दरबारी, जिसका नाम पंडित रामनाथ था, रुक गया। रामनाथ ने सोचा कि यह निश्चित रूप से बादशाह की कोई नई गुप्त योजना है, और यदि उसने इस रहस्यमय कार्य में हिस्सा लिया तो वो बीरबल को नीचा दिखा सकता है। वो तुरंत उन मजदूरों के पास गया और उत्सुकता से पूछा, हां, क्या मापा जा रहा है? मैं भी मदद कर सकता हूं। बीरबल ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और एक गंभीर मुद्रा बना ली, जैसे कोई बड़ा वैज्ञानिक किसी महत्वपूर्ण खोज में बाधा न डालना चाहता हो। आहा, पंडित रामनाथ जी, मुझे पता था कि आप जैसे विद्वान ही इस अति महत्वपूर्ण राजकीय कार्य की गूढ़ता को समझ सकते हैं। बीरबल ने नाटकीय ढंग से कहा, बादशाह सलामत को सबसे सटीक आंकड़े चाहिए और मजदूरों की गिनती बहुत स्थूल है। रामनाथ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, बीरबल हमेशा मुझे तुच्छ समझता था, पर अब वो जानता है कि असली बुद्धिमान कौन है। बीरबल ने उसे एक छोटा गंदा गट्ठर सौंपते हुए फुसफुसाकर कहा, पंडित जी, सबसे गुप्त और कठिन काम आपका है। आपको अस्तबल के कोने से लाई गई इस सूखी घास के हर तिनके को अलग करना होगा। हर तिनके की लंबाई, मोटाई और नमी का सही माप लेना होगा। इसी से घोड़े की वास्तविक थकान का पता चलेगा। ध्यान रहे, यह जानकारी अति गोपनीय है। रामनाथ बिना किसी प्रश्न के तुरंत नीचे बैठ गया और पूरे परिश्रम के साथ घास के गंदे ढेर में मापतोल शुरू कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि यह काम उसे शीघ्र ही मंत्री बना देगा। महाराज अकबर उत्सुकता से बीरबल की ओर मुड़े। उन्होंने देखा कि रामनाथ अभी भी अस्तबल के पास धूल फांक रहा था और एकाग्रता से तिनकों को छांट रहा था। अन्य दरबारियों की भी स्थिति कम हास्यास्पद नहीं थी। एक तोते को चुप कराने की कोशिश में जुटा था, तो दूसरा शहर के सारे कुत्तों को गिनने का असफल प्रयास कर रहा था। शाम होते होते रामनाथ हाथ में एक मिट्टी भरी हुई मैली सूची लेकर दरबार में लौटा। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि सफलता का अजीबोगरी भाव था। उसने फटे हुए कपड़े झाड़ते हुए गर्व से घोषणा की, जहांपना, मैंने हर तिनके का माप ले लिया है। कुल 2003 तिनके थे, जिनमें से 1123 तिनके बाई और झुके हुए थे और उनकी नमी 4.2% है।
अब घोड़े की वास्तविक थकान का सही पता चल जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पहले रामनाथ को देखा, फिर बीरबल को, जिनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।